गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपनी इस यूट्यूब चैनल क्लास 12 क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग शीत युद्ध चैप्टर का पार्ट को पढ़े थे, पार्ट 2 को। और हम लोग दोस्तों कल जापान पर परमाणु हमला और द्वितीय विश्व युद्ध को के बारे में पढ़े हुए थे। और आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीय की चुनौती अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन है दोस्तों, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ था। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। जिस प्रकार कल हम लोगों ने इसकी पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छा तरह से किस प्रकार से युद्ध हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था, पूरा अच्छी तरह से डिटेल से पढ़े थे। उसी प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको इसमें किस प्रकार से क्या हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए तो फटाफट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार हम चाहते हैं कि एक बार कल के क्लास को एक बार रिवीजन करवा देते हैं कुछ। दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध और जापान पर हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के जो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। इसका तत्कालीन कारण था दोस्तों जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी पर पोलैंड पर आक्रमण। दोस्तों, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ तो उसमें आप मेरे साथ बोलिए ताकि आप लोगों को इस तरह से जल्दी याद हो जाएगा। और जल्दी याद होएगा तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा। और कभी कभी आप इसी प्रकार का रिवीजन करते रहिएगा तो दोस्तों आपको कंपलसरी जिस प्रकार टाइम देकर के सब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ता है उस प्रकार से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मात्र दोस्तों आप 5 मिनट से ऐसे मेरे साथ रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और कभी कभी अपने से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था और जापान पर हमला कब किया गया था? एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, जिसका वजन कितना था? 15 से 21 टन भार। 15 से 21 टन भार के परमाणु बम थे जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और नेक्स्ट है दोस्तों 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी में गिराया गया था दोस्तों, जिसका नाम था फैटमैन। उसका वजन भी उस समय 15 से 21 टन भार की थी। 15 से 21 टन भार का बम बहुत ही छोटा होता है, जो कि छोटा सा बम उतना जापान को पूरा तहस नहस कर दिया था। और मैं एक बार और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब अमेरिका जापान पर ऐसा आक्रमण किया था तो उस समय तो युद्ध समाप्त होने वाली थी। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिकन जापान पर बम गिराए थे तो उसमें तो युद्ध समाप्त होने वाले थे। तो अंतिम में बम क्यों गिराए थे? इस बात पर सारे देशों ने तो अमेरिका पर सवाल कर दिए कि आप इस समय क्यों गिराए, जिससे हो सकता था कि हमारे विश्व में और तहस नहस हो जाती। अगर आप उस पर गिराए थे तो वह भी आप पर अगर आक्रमण कर देता तो पूरा विश्व में तहस नहस, पूरा परमाणु का उपयोग करने लगता। तो ऐसा क्यों किए? तो अमेरिका ने अपना बचाव के लिए क्या बोल दिए कि हम चाहते थे कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए, इसलिए हम 2 बम जापान पर आक्रमण कर दिए। लेकिन ऐसा बात नहीं था दोस्तों। उन्होंने इसलिए कहा अपने बचाव के लिए उनको किसी प्रकार से कुछ दंड ना किया जाए, इसलिए इस प्रकार से बात बोले थे। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि अपने एक अलग पहचान बनाना, कि ताकि हमारे इन सभी कर्मों के कारण सारे विश्व में हमसे डरेगा। इसलिए दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था।
इसके पश्चात दोस्तों मैंने बताया था कि शीत युद्ध का उत्पन्न हुआ था। शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था जो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच हुआ था। इन लोगों को दोस्तों पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं दोनों से रिलेटेड उन्हीं दोनों के कारण से जो एक नया संस्था का निर्माण हुआ था, उसी संस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष। दोस्तों जब इसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो दोनों देश अपने अपने अधीन में छोटे छोटे अल्प विकसित और विकासशील देशों को अपने अधीन में करना चाहते थे। अपने अधीन में करने के लिए दोस्तों उन्होंने बहुत प्रयास कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था कि कुछ ऐसे देश थे जो कि उन लोगों के साथ में नहीं जाना चाहते थे। ताकि इसलिए नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों को लगता था कि अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं और फिर से दूसरे देश के अधीन में हम चला जाएं, अर्थात फिर से हम गुलाम दोबारा होना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों उन लोगों की उनके गुट में संस्था में ना जाकर के अपना एक नया संस्था निर्माण करने की बात सोची। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छा और डीपली तरीके से पढ़ते हैं। दो ध्रुवीयता की चुनौती से क्या उत्पन्न हुआ था? गुटनिरपेक्षता। दो ध्रुवीयता से चुनौती से क्या उत्पन्न हुआ था? गुटनिरपेक्षता। अर्थात मैंने अभी बताया दोस्तों, सब पूंजीवादी साम्यवादी दोनों अपने अधीन में विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देशों को करना चाहते थे, ताकि उन लोगों का शक्ति और बढ़ सके। इसलिए दोस्तों इन लोगों ने जो भी उस समय है, तो जितने भी देश आजाद हुए थे, वे सभी देश उन लोगों के साथ ना जाने के वजह से एक नया संस्था बनाने की बात को सोचे थे, जिसका संस्थापक दोस्तों और स्थापना किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों जब नया संस्था बनाने के उद्देश्य उन लोगों के विचार में आया, तो उन लोगों ने एक नया संस्था का नाम दिया NAM। उन लोगों ने अपने एक नया संस्था का नाम क्या दिया? NAM, इसका हिंदी होता है दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इसका फुल फॉर्म होता है नॉन एलाइंड मूवमेंट। NAM की फुल फॉर्म दोस्तों नॉन एलाइंड मूवमेंट होती है। हिंदी में संक्षेप गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका NAM की स्थापना संस्थापक कौन किए थे। दोस्तों NAM के संस्थापक देश मुख्य रूप से कहा जाए 5 देश थे। पहला था यूगोस्लाविया, दूसरा भारत, तीसरा मिस्र, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा घाना। यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना था। यूगोस्लाविया के उस समय प्रधानमंत्री जो यूगोस्लाविया की तरफ से जो संस्थापक थे, उसका नाम था जोसेफ बरोज टिटो। और भारत से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। और मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर थे। मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर संस्थापक थे। इंडोनेशिया से शुक्रिन थे। और घाना से दोस्तों वामे एन क्रुमा थे। घाना से वामे एन क्रुमा थे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से कौन कितने देश ने मुख्य रूप से इसके संस्थापक थे। दोस्तों इसके संस्थापक 5 देश थे: यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया से शुक्रिन और घाना से दोस्तों वामे एने कुरमा। NAM का फुल फॉर्म दोस्तों नॉन एलाइंड मूवमेंट
और इसके हिंदी में संक्षेप, हिंदी हस्तक्षेप दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए दोस्तों। अगर आप हाँ मेरे चैनल पर फर्स्ट पर आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। और इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दोस्तों जरूर से जरूर लाइक कीजिए और जरूर से दोस्तों जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की शिक्षा उन लोगों को भी मिल पाए और फ्री में भी पढ़ सके और अपने 12th बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छा से कर सके। तो अब एक बार हम लोग फिर अब इसके बारे में एक स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। NAM की स्थापना कब हुई थी? NAM की स्थापना कब हुई थी? NAM की स्थापना दोस्तों 4 बोलिए अप्रैल 1961 में हुआ था। अप्रैल 1961 में था स्थापना। NAM की स्थापना अप्रैल 1961 में हुआ था। स्थापना के समय 25 देश सदस्य थे। स्थापना के समय इसमें दोस्तों इस संस्था में 25 देश सदस्य हुए थे। और फिर जब जब इसका 2006 में बैठक हुआ, 2006 में एक सभा हुई, उस सभा में दोस्तों 116 सदस्यीय देश शामिल हो चुके थे। उस समय 2006 में 116 सदस्यीय देश हो चुके थे और इसमें से 15 पर्यवेक्षक देश थे। 15 पर्यवेक्षक देश थे। मैंने क्या बताया? 2006 में 116 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश थे। दोस्तों इनमें इस संस्था में जितने भी सदस्य थे वे सभी विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल थे। और अब कहा जाए दोस्तों कि इसके वर्तमान में अब कितने सदस्य हैं और कितने देश पर्यवेक्षक हैं। तो दोस्तों इसमें वर्तमान में 120 सदस्य हैं। 120 देश हैं वर्तमान में। वर्तमान में 120 देश हैं और पर्यवेक्षक देश 15 हैं। 15 हैं पर्यवेक्षक देश, ठीक है? नहीं 15 बोल दिए, 16 है पर्यवेक्षक देश है। वर्तमान में 16 पर्यवेक्षक देश, 120 सदस्य और 2006 में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश थे। स्थापना के समय 25 देश शामिल थे। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुआ था। इसमें 5 देश, इसके मुख्य संस्थापक 5 देश थे: यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। NAM की स्थापना दोस्तों ये फुल फॉर्म नॉन अलाइन्ड मूवमेंट होता है। तो दोस्तों इसका हम लोग जाने कि इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका NAM की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जब साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों एक अलग अलग देश थे। ये पूंजीवादी था अमेरिका का, साम्यवादी था सोवियत संघ का। इन दोनों अपने अपने अधीन में करना चाहते थे। फिर इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को फिर से दोबारा गुलाम नहीं करने के लिए एक नया अपना संस्था का निर्माण किए थे। निर्माण करने के पश्चात तो इसका इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जब हमारे देश पर, जब हमारे इस संस्था में जितने भी देश शामिल हैं, इस संस्था में जितने भी देश शामिल हैं, उन सभी देशों पर अगर कोई दूसरा देश, उन सभी देशों पर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देगा तो हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि जाने दो उसके देश पर आक्रमण किया, हमारे देश पर नहीं। अगर हम इस सदस्य में जितने भी देश हैं, अगर किसी पर भी आक्रमण किया जाए तो हम लोग समझेंगे कि उस पर नहीं, हम पर आक्रमण किया है और हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य को लेकर के हम लोग फिर उसके साथ युद्ध करेंगे और अपने सदस्य दिन को की रक्षा करेंगे। इन सभी मामलों को लेकर के
NAM की स्थापना की गई थी। और अगर किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो गई दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, और मैं कहना चाहूँगा कि इन से जितने अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अब इसके लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का नोट का PDF है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस PDF का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप ये नोट चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लास्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, और जो कि गुण निरपेक्षता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का जिक्र कर हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अब बाय बाय।